मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. ओके ओके। So today we will start with stomach cancer. तो स्टमक तो पहले देखते हैं कि हम स्टमक क्या होता है। ठीक, स्टमक क्या बेसिकली एक हॉलो ऑर्गन है जो कि हमारे कौन से रीजन में लाई करता है? अपर एब्डोमेन में, अंडर द रिब्स। ओके। इसमें 5 लेयर्स होते हैं। इनर लेयर, सब म्यूकोसा, मसल लेयर, सब सिरोसा, आउटर लेयर और सिरोसा। ओके। तो इनर लेयर जो होता है, मोस्ट ऑफ द कैंसर बिगिंस एट इनर लेयर। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी कैंसर होते हैं स्टमक से रिलेटेड वो मैक्सिमम आपको इनर लेयर में ही होते हैं। सब म्यूकोसा के होता है सपोर्टिव टिश्यू ऑफ द इनर लेयर। इनर लेयर के जस्ट बाहर वाला टिश्यू होता है और वो इनर लेयर को सपोर्ट करता है। मैम मसल स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? वेट, अब हो रही है मैम। हो अब गई हो मैम। रही है? ठीक है। तो जो मैम इनर लेयर है, हो रही है अब? हो रही है मैम। ठीक। तो जो इनर लेयर है उसमें मैक्सिमम आप देखोगे कि मैक्सिमम जो भी स्टमक से रिलेटेड कैंसर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनर लेयर में होता है। सब म्यूकोसा इनर लेयर के बाहर का एक लेयर होता है, टिश्यू टिश्यू होता है जो कि इनर लेयर को सपोर्ट करता है। मसल लेयर एक रिपलिंग मोशन कॉज कर क्रिएट करता है हमारे स्टमक में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको मिक्स और मैश करने के लिए। ठीक है, उसके लिए जो मसल है वो रिपलिंग मोशन क्रिएट करता है। रिपलिंग मोशन मीन्स कभी प्रेस कर रहा है कभी रिलीज हो रहा है, कभी प्रेस कर रहा है कभी रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिपलिंग मोशन। सब सिरोसा सपोर्टिव टिश्यू फॉर द आउटर लेयर। अब जो आउटर लेयर है उसका सपोर्टिव टिश्यू है और आउटर लेयर कौन सा है? सिरोसा। इसीलिए जो सब सिरोसा है उसका नाम दैट इज टर्म्ड एज सब सिरोसा बिकॉज इट इज अ सपोर्टिव टिश्यू फॉर द आउटर लेयर एंड आउटर लेयर कवर्स द स्टमक एंड होल्ड इट इन प्लेस। जो आउटर लेयर होता है वो स्टमक को होल्ड करके रखता है और उसको उसके प्लेस में अटैच करके रखता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द स्टमक एंड इट्स लेयर। नाउ वी विल बिगिन विद द बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो एक कैंसरस नहीं है, कैंसरस ट्यूमर नहीं है, जस्ट अ ट्यूमर है। ओके। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकता है और इसको रिमूव कर सकते हैं और यूजुअली ये ग्रो बैक नहीं करता है। ठीक है, और जो अगर एक जगह पे कोई सेल का ग्रो हो गया तो वो वहीं पे रहेगा, वो फैलता नहीं है, मेटास्टेसिस फॉर्म में नहीं जाता है। सेम दूसरे पार्ट में भी अगर सेल से दूसरे सेल में ही नहीं स्प्रेड हो रहा है तो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में तो स्प्रेड होने के कोई चांसेस ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसरस ट्यूमर होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं, मोर सीरियस होते हैं देन बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, इसका लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ज्यादा है, इसमें डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑप्शन कैन बी रिमूव बट सम टाइम ग्रो बैक। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेनाइन अगर बेनाइन ट्यूमर को हमने टाइम पे डिटेक्ट कर लिया है तो वी कैन रिमूव इट एंड बट सम टाइम इट्स लाइक ये दोबारा भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, सेल कैन इन्वेड एंड डैमेज नियर बाई टिश्यू एंड ऑर्गन। और इसमें जो सेल है ना वो नियर बाई ऑर्गन में भी इन्वेड हो सकते हैं, मतलब फैल सकते हैं और डैमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होता है? मेटासाइज है, मतलब स्प्रेड होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी अबाउट द स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर क्या कर सकता है? स्टमक कैंसर कैन अफेक्ट नियर बाय ऑर्गन्स एंड लिम्फ नोड। अगर स्टमक में कैंसर है तो चांसेस है कि दूसरे अगर टाइम से पता नहीं चला तो हो सकता है दूसरे ऑर्गन्स में भी जो उसके साइड लाइन स्ट्रक्चर्स है ऑर्गन्स है उसमें भी स्प्रेड हो सकता है और जो लिम्फ नोड्स हमारे स्टमक के आसपास जितने भी लिम्फ नोड उसमें भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, स्टमक ट्यूमर कैन ग्रो थ्रू स्टमक outer layer into nearby organs such as the pancreas, esophagus or intestine.
स्टमक का जो कैंसर है वो कैसे स्प्रेड होगा, आउटर लेयर से होते हुए, स्टमक के जो आउटर लेयर है उससे होते हुए, जैसे स्टार्ट अगर इनर लेयर से हुआ तो स्प्रेड होते होते वो आउटर लेयर तक पहुंच गया, दैट इज सिरोसा। और उसके बाद वो कहाँ फैल सकता है, इसोफेगस में जा सकता है, क्योंकि इसोफेगस लाई करता है हमारे स्टमक के टॉप में, है ना। देन पेनक्रियास साइड में लाई करते हैं, इंटेस्टाइन में भी फैल सकता है। कैन स्प्रेड थ्रू द ब्लड टू द लिवर, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। और ब्लड के थ्रू कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकता है, लिवर, लंग्स और बाकी अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर सकता है। कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द lymphatic सिस्टम टू lymph nodes ऑल ओवर द बॉडी। और जैसे मैंने ऑलरेडी सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें लिखा हुआ है कि नियर बाई ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है और लिम्फ नोड में भी स्प्रेड हो सकता है। और एक बार लिम्फ नोड में अगर स्प्रेड हो गया तो हो सकता है, अगर टाइमली इसका वो फिर से डिटेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर डिटेक्ट होना मुश्किल हो जाता है ना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो उनमें पूरे बॉडी के लिम्फ नोड में फैल सकता है। देखो स्टमक कैंसर कहाँ कहाँ फैलता है, देखो पिक्चर्स में देखो। स्टमक में कहीं पे भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी पार्ट में, पूरे स्टमक में, टॉप में हो सकता है, साइड में हो सकता है। और ये स्प्रेड हो सकता है इंटेस्टाइन तक, इसोफेगस ऊपर है, पेनक्रियास में जा सकता है, ठीक है, लिवर में स्प्रेड हो सकता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैल सकता है। जितने भी साइड लाइंग स्ट्रक्चर्स है वहाँ ऑर्गन्स है, वहाँ ये स्प्रेड हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें चांसेस है कि अगर हम ये सारी चीजें खाएंगे, या ये हमारे लाइफस्टाइल है, या हमारा एज ग्रुप इसमें पड़ता है, तो कैंसर हो सकता है। तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अभी तक भी अननोन है, फाइन। बट एज मोर देन 72 और ओल्डर, तो स्टमक कैंसर हो सकता है। सेक्स में देखा जाए तो मेल में मोर कॉमनली फाउंड देन दैट ऑफ फीमेल। रेस देखेंगे तो एशियन में ज्यादा कॉमन है स्टमक कैंसर। पैसिफिक आइसलैंडर जो पैसिफिक रीजन में रहते हैं वहां पे भी है कॉमन। हिस्पैनिक एंड अफ्रीकन अमेरिकन में भी ये कॉमन है। रेसेस इन सारे रेसेस पे होता है। एशियन में तो इसीलिए भी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं एशियंस। ओके, देन कम्स द, क्योंकि स्पाइसी एंड हॉट फूड कैन आल्सो कॉज कैंसर। मतलब वो डायरेक्टली कैंसर कॉज नहीं करेगा, बट ऐसा है कि जहाँ अगर से स्टमक में कहीं पे अल्सर हो रखा है तो वो ठीक नहीं होगा, है ना। जैसे आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं, कोई इंसान है जो स्पाइसी फूड ले रहा है, तो वो क्या होगा, बार बार हम खाने के बाद तो कोई जो भी खाया होता है वो पेट में भी पहुंचता रहे, तो अगर अल्सर हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि स्पाइसेस विल एलिवेट द वुंड, उसको एग्रेवेट कर देंगे और ज्यादा उसको मतलब बढ़ा देंगे वुंड को। तो अगर कहीं एक जगह घाव हो रखा है ना, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो देन दैट कैन कॉज फर्दर बिकम एन अल्सर। डाइट में, डाइट हाई इन फूड that are smoked, salted and pickled, वही जो ज्यादा ही स्मोक्ड फूड है, सॉल्टेड है या पिकल्ड है, जिसमें मतलब मसाला ज्यादा है बेसिकली। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ये जो है, अगर इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है, हुआ है, तो इससे चांसेस हो जाते हैं क्योंकि कि स्टमक कैंसर होने के ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, ये अल्सर भी कॉज करता है, ठीक है। स्टमक इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, अल्सर कॉज होता है, तो जिसकी वजह से it rises the chances of getting stomach cancer. Smoking, people who smoke more at risk, ठीक है, जो लोग स्मोक ज्यादा करते हैं वो ज्यादा रिस्क में रहते हैं। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे स्टमक सर्जरी, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, पर्नीसियस एनीमिया, ये सारी चीजें भी कॉज कर सकती है। फैमिली हिस्ट्री है, रेयर टाइप ऑफ स्टमक कैंसर रन्स इन सम फैमिलीज, और एक कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो स्टमक कैंसर्स होते हैं, है ना, कुछ कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टमक कैंसर है, वो फैमिलीज में रन करते हैं। जैसे किसी को ड्यूडिनल कैंसर है फादर को, या फिर उसकी फैमिली में, तो हो सकता है
सन को भी हो जाए, तो ऐसे टाइप का कोई कैंसर रन कर सकता है, फैमिली मतलब फैमिली जेनेटिकली भी हो सकता है। सिम्टम्स में क्या देखेंगे, अर्ली स्टमक कैंसर के सिम्टम्स क्या है, नो क्लियर सिम्टम्स, कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक एरिया, देन फीलिंग फुल और ब्लोटेड आफ्टर अ स्मॉल मील, जैसे थोड़ा सा भी खाया तो भी ऐसा लगेगा फुल हो गया है, मेरा पेट भर गया है, या फिर ब्लॉटेड फील होने लगेगा, ठीक है, ब्लॉटिंग जैसा फील होगा। नाउसिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, अदर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज अल्सर और इन्फेक्शन, दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे अल्सर है, इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें हो सकती है। कैन कॉज द सेम सिम्टम्स, ये जो दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी सेम प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस अबाउट इट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नाउ वी विल सी द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होगा, डायग्नोसिस में आप देख सकते हो, हम सबसे पहले तो पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री लेंगे। ओके, किसी को फैमिली में तो ऐसा नहीं था। देन क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कैन बी वेरी बेनिफिशियल। देन कम्स द अपर जीआई सीरीज। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप चेक करोगे एब्डोमेन में कहीं फ्लूइड तो नहीं भर रहा है, या फिर स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर किसी और तरह के ऑर्गन्स में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजों का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अपर जीआई सीरीज जैसे एक्सरे लेते हैं इसोफेगस का और स्टमक का, एंडोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को मुंह से डालते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ट्यूब लगा होता है, और क्या होता है, छोटा सा कैमरा भी लगा होगा, और आप उससे डॉक्टर उसको इंसर्ट करते हैं मुंह से, और क्या है, हम स्टमक में कहाँ पे क्या वुंड है या कुछ माल फॉर्मेशन हो रखा है वो देख सकते हैं स्क्रीन पे बाहर में, ठीक है। बायोप्सी, बायोप्सी से भी पता चल सकता है कि एक टिश्यू ले लिया और उसको स्टडी किया, अगर कैंसर के सेल प्रेजेंट है तो इसका मतलब कैंसर प्रेजेंट है। अदर टेस्ट में क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, एनीमिया के लिए सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं। लिवर कैसे वर्क कर रहा है ये देख सकते हैं, ठीक है, लिवर का लिवर फंक्शन क्या है, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं कि कहीं चेस्ट एक्सरे में भी कई बार अगर ट्यूमर वगैरह टाइप का फॉर्म है तो वो दिख जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मास दिख जाता है, ठीक है। सिटी स्कैन करेंगे कि डिटेल एक स्क्रीन आ सके, उसके लिए सिटी स्कैन करेंगे। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उससे बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक स्मॉल इंसिजन करते हैं एब्डोमेन में, और लिम्फ नोड को सर्जन जो है वो रिमूव कर देगा, और टिश्यू का सैंपल ले लेता है, ठीक है, उस जगह से बायोप्सी के लिए। अदर टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, एनीमिया तो नहीं है, सुपरकिटिनस एनीमिया की वजह से भी हो सकता है स्टमक कैंसर, राइट। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। देन this all we have completed, sorry. Then comes the stages of stomach cancer. Stage 0, cancer found only in the inner layer of the stomach, ठीक है। स्टेज 0 तब बोला जाता है जब सबसे अंदर वाले लेयर में ही कैंसर प्रेजेंट है। स्टेज 1 है, ट्यूमर इन्वेडेड ओनली द सबम्यूकोसा, कैंसर सेल में बी फाउंड इन अप टू 6 lymph nodes। तो स्टेज 1 वो होता है जिसमें कि मतलब इनर लेयर से सब म्यूकोसा में ही पहुंचा है अभी कैंसर, और अराउंड 6 लिम्फ नोड्स में, आसपास के एब्डोमेन के रीजन में जितने 6 लिम्फ नोड्स हैं उसमें कैंसर मिल रहा है। और अब ट्यूमर ने क्या किया, मसल लेयर भी इन्वेट कर दिया है, सब सिरोसा भी इन्वेट कर दिया है, कैंसर सेल हैज नॉट स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स और अदर ऑर्गन्स। कई बार कई केस में हो सकता है लिम्फ नोड में स्प्रेड हो गए हैं, किसी में नहीं हुआ है, किसी में ये हो सकता है कि सिर्फ लेयर को ही इन्वेट कर रहा है, अभी लिम्फ नोड में नहीं पहुंचा है, तो दीज ऑल कम अंडर स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होगा, सब म्यूकोसा को भी कैंसर सेल ने इन्वेट कर लिया, देन
देन उसके बाद क्या हो रहा है, इसका जो साइज है वो है, थैंक यू, 7 to 50 लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, ट्यूमर इन्वेड हो चुका है सब म्यूकोसा लेयर में, और इसके साथ साथ 15 to 17 लिम्फ नोड्स को कवर कर लिया है। या फिर ट्यूमर मसल लेयर में इन्वेड हो चुका है और सब स्क्लेरोसा में पहुंच चुका है, और कैंसर सेल 1 से 2 लिम्फ नोड में पहुंचा है। या फिर ट्यूमर हैज पेनिट्रेटेड आउटसाइड लेयर ऑफ द स्टमक, जो सबसे बाहर वाला सिरोसा लेयर था, सबसे बाहर वाला लेयर, उसको भी पेनिट्रेट कर दिया, मतलब उसको भी क्रॉस कर दिया, मगर लिम्फ नोड में नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये सारा स्टेज 2 में आ जाता है। स्टेज 3 में होता है, ऑब्वियस है कि इनर लेयर में तो हो ही चुका है, लिम्फ नोड्स भी कवर कर चुका है। अब क्या है, वो दूसरे नियर बाय ऑर्गन्स में पहुंचने लगी है, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियास है ना, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पहुंच रहा है कैंसर, मगर लिम्फ नोड तक नहीं पहुंचा है अभी भी। तो दिस कम्स अंडर स्टेज 3। स्टेज 4 में दोनों जगह पहुंच चुका है, लिम्फ नोड में भी पहुंच चुका है और दूसरे ऑर्गन्स में भी पहुंच चुका है। में स्टेज 4 होता है और एक रिकरेंट कैंसर होता है। तो क्या हुआ, रिकरेंट कैंसर में क्या होता है कि एक बार ट्रीटमेंट हो गया, फिर से कैंसर आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट कैंसर, और वो भी 4th स्टेज कैंसर में ही आता है। ये जब दोबारा आया तो हो सकता है स्टमक में आए या फिर किसी और अदर पार्ट में भी आ सकता है कैंसर। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम लोकल थेरेपी देंगे, रिमूव और डिस्ट्रॉय कैंसर इन और नियर द स्टमक। ठीक है, कैसे कर सकते हैं लोकल थेरेपी, एक तो सर्जरी कर सकते हैं, पार्शियल या टोटल गैस्ट्रेक्टमी करके। ठीक है, या तो फिर जिस पार्ट में है उस पार्ट को कट करके रिमूव कर देंगे, या फिर कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी कर देंगे। ठीक है, देन रेडिएशन दे सकते हैं, इसमें हाई रेस देना पड़ता है ताकि कैंसर सेल को किल कर सकते हैं वो रेडिएशन। सिस्टमिक थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें कि क्या आएगा, कीमोथेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या कर सकते हैं हम, सीएएम, एक्यूपंक्चर दे सकते हैं, मसाज थेरेपी दे सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं पेशेंट को, विटामिन और स्पेशल डाइट रिकमेंड कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन हो सकता है पेशेंट का। ठीक है, देन मेडिटेशन करा सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, डिस्कस सिचुएशन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, हमको पेशेंट से बात करनी है और उसको सारे जितने भी हम प्रोसीजर या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। हेल्प क्लाइंट टॉक अबाउट फीलिंग्स और कंसर्न अबाउट इलनेस, क्लाइंट को हेल्प करना है कि वो अपने फीलिंग्स और अपने डर को हमारे सामने बता सके। ठीक है, देन कम्स द डिस्कस स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक एंड sorry, discuss stress reduction technique and refer for stress reduction counseling और workshop as indicated। ठीक है, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक का यूज करेंगे या फिर हम उसको बताएंगे कि ये टेक्निक है जिससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, और उसको वर्कशॉप वगैरह भी अटेंड करने के लिए बोलेंगे, जिसमें कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट बताते हैं, तो वैसे हम उस टाइप का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बोलेंगे। Then stress the importance of com completing the prescribed treatment। हमने पेशेंट को ये जरूर बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हमने प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट को कंप्लीट किया तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये जरूर बताना है पेशेंट को। ठीक है, देन हेल्प अरेंज मीटिंग विद सोशल वर्क काउंसलर और मेंबर्स ऑफ द एलर्जी इफ नीडेड। आई थिंक ये कोई वर्ड रॉन्ग वर्ड है, एलर्जी इफ नीडेड। तो बेसिकली अगर हमको लगता है कि पेशेंट को किसी सोशल वर्क की जरूरत है, जैसे ऐसा है कि पेशेंट बहुत गरीब है, ठीक है, अपने आप से पूरा खर्चा नहीं उठा सकता है, तो उसको सोशल वर्कर से हम मिला सकते हैं, एनजीओ वगैरह से, कि उसका खर्चा, मतलब जो भी ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, है ना। अगर हमको लगता है कि इसको ये साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको काउंसलिंग देंगे, काउंसलर से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमको मैनेज करना है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो दिस वाज अबाउट स्टमक कैंसर। कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
5 मिनट्स का टाइम ले लो, ऊपर देख लो अच्छे से। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है। अभी आगे चल के कर देना, आगे चल के जंगल है ना। चल कहाँ ले आई है। मेरे को मला बिन था